नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। देश में अब तक 4 करोड़ 36 लाख से अधिक लोगों को कोविड टीके लगाए गए। मुंबई में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन ने मॉल, रेस्तरां और रेलवे स्टेशनों पर कोरोना जांच के आदेश दिए। उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटकों से भरे वाहन के सिलसिले में मनसुख हिरेन मौत के मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी करेगी। विपक्ष ने मुंबई पुलिस के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह पर भ्रष्टाचार के आरोपों के संबंध में महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग की। विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश में चुनाव को देखते हुए मतदाताओं को लुभाने के लिए प्रमुख नेताओं का चुनाव प्रचार जारी। प्रधानमंत्री आज असम के बोकाखाट में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने 80 से अधिक दवाओं के मूल्य निर्धारित किए। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ में इस साल जनवरी माह में 13,36,000 नए कर्मी जुड़े। रेलवे आगामी होली त्योहार के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान कोरोना पॉजिटिव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। और 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के अंतिम मैच में भारत ने इंग्लैंड को हराकर श्रृंखला 3-2 से जीती। समाचार प्रभात में रवि कपूर के साथ मैं विशाल शर्मा। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। देश में अब तक 4 करोड़ 36 लाख से अधिक लोगों को कोरोना की वैक्सीन दे दी गई है। इनमें 77 लाख से ज्यादा स्वास्थ्यकर्मी शामिल हैं, जिन्हें पहली खुराक दी गई है। 48 लाख से अधिक स्वास्थ्यकर्मियों को टीके की दूसरी खुराक दी गई है। अग्रणी कार्यकर्ताओं में 80 लाख से ज्यादा को पहली डोज और 25 लाख से ज्यादा को दूसरी खुराक दी जा चुकी है। अब तक 60 वर्ष से अधिक उम्र के 1 करोड़ 69 लाख से अधिक लोगों को और अन्य रोगों से ग्रस्त 45 वर्ष से अधिक उम्र के 35 लाख से अधिक लोगों को कोरोना वैक्सीन दी जा चुकी है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत कल 16,12,000 से अधिक लोगों को टीके लगाए गए। उत्तर प्रदेश में कोविड-19 के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। राज्य सरकार ने लोगों को कोविड के खिलाफ साधारण सावधानियों का पूरी तरह पालन करने की सलाह दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और अधिक कोविड जांच कराए जाने के आदेश दिए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कोविड-19 के 442 नए मामले आए और वहीं इस दौरान सिर्फ 123 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हुए। सबसे ज्यादा 115 नए मामले राजधानी लखनऊ में मिले। वहीं वाराणसी में 34, मुरादाबाद में 21 और गौतम बुद्ध नगर में 17 कोरोना के नए मामले मिले। अब तक राज्य में 5,95,518 रोगी ठीक हुए हैं। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने कहा है कि राज्य में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए टीकाकरण अब रविवार को भी जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि राज्य भर में 2,500 से अधिक टीकाकरण केंद्रों में प्रतिदिन 1.5 लाख से 2 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार गुजरात में अब तक का दिन का सबसे अधिक टीकाकरण दर्ज किया गया है। कल राज्य में कुल 2,02,529 व्यक्तियों को कोविड-19 के टीके लगाए गए। राज्य में अब तक 34 लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। इस बीच गुजरात में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 संक्रमण के 1,565 नए मामले दर्ज हुए, जबकि 969 मरीजों को ठीक होने के साथ अस्पतालों से छुट्टी दी गई। राज्य में अब तक 2,74,249 मरीज कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। महाराष्ट्र ने दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, गोवा और केरल से आने वाले यात्रियों के लिए कोविड का रैपिड टेस्ट अनिवार्य कर दिया है।
इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने राज्य बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में अतिरिक्त समय देने का निर्णय लिया है। राज्य की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने कहा है कि 80 अंक की परीक्षा में 30 मिनट जबकि 40 अंक की परीक्षा में 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। कोविड कंटेनमेंट जोन या लॉकडाउन के कारण जो छात्र परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे उनके लिए जून में पूरक परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। जम्मू कश्मीर में कश्मीर के संभागीय प्रशासन ने उलेमा और मुफ्तियों को कोविड-19 का टीका लगाने का अभियान शुरू किया है। श्रीनगर में कल शेरे कश्मीर आयुर्विज्ञान संस्थान में इन लोगों को टीके लगाए गए। संस्थान के निदेशक एजी आहंगार ने बताया कि दुनिया के अधिकतर हिस्सों में कोविड की स्थिति गंभीर है, लेकिन कश्मीर घाटी में सभी अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के समर्पण से कोरोना वायरस को बड़ी हद तक नियंत्रित किया गया है। एक रिपोर्ट। विभिन्न वक्फ बोर्ड से जुड़े करीब 1 दर्जन इमामों और मुफ्तियों का कल कश्मीर घाटी में कोविड टीकाकरण कराया गया। विद्वानों ने चल रही कोविड टीकाकरण अभियान के लिए कश्मीर के संभागीय प्रशासन का आभार व्यक्त किया। उन्होंने वैक्सीन से जुड़ी अफवाहों को निराधार करार देते हुए कश्मीर घाटी से कोविड संक्रमण को समाप्त करने के प्रयास में लोगों से बिना किसी संदेह के टीकाकरण करवाने का आग्रह किया है। इस बीच जिला विकास आयुक्त श्रीनगर श्री मोहम्मद एजाज ने कोविड संक्रमण के पुनरुत्थान के कारण चिंता व्यक्त करते हुए कोविड दिशा निर्देशों को सख्ती से अनुपालन करने पर जोर दिया है। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं सुनील कौल। भारत और अमेरिका वैश्विक सामरिक भागीदारी की पूरी क्षमताओं का इस्तेमाल करने पर सहमत हुए हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के साथ बातचीत के बाद एक संयुक्त प्रेस वक्तव्य में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये भारत की उस सागर नीति के अनुरूप है जो इस क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास के हित में है। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के नेताओं की हाल ही में हुए शिखर सम्मेलन में स्वतंत्र, खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने के संकल्प पर जोर दिया गया। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के हाल में हुए फर्स्ट लीडर समिट ने फ्री, ओपन और इनक्लूसिव इंडो पैसिफिक क्षेत्र को बनाए रखने के हमारे संकल्प को दोहराया है। हमने कुछ गैर पारंपरिक चुनौतियों जैसे कि तेल रिसाव और पर्यावरणीय आपदाओं, नशीले पदार्थों की तस्करी और इलीगल, अनरिपोर्टेड और अनरेगुलेटेड फिशिंग आदि को संबोधित करने के लिए क्षमता निर्माण की आवश्यकता भी महसूस की है। रक्षा मंत्री ने कहा कि बातचीत के दौरान उनके बीच रक्षा सूचनाओं के आदान प्रदान को बढ़ाने, रक्षा के नए उभरते हुए क्षेत्रों में सहयोग और सैन्य सहयोग को बढ़ाने के साथ कई मुद्दों पर चर्चा की गई। हमारी बातचीत हमारे बीच वाइड रेंजिंग डिफेंस कोऑपरेशन और सर्विसेज के बीच एक्सपेंडिंग मिलिट्री टू मिलिट्री इंगेजमेंट, इंफॉर्मेशन शेयरिंग और रक्षा के उभरते हुए क्षेत्रों में सहयोग और म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट पर केंद्रित थी। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत और अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी की पूर्ण क्षमता का उपयोग करने के लिए मिलकर काम करने के प्रति दृढ़ संकल्प हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश रक्षा संबंधी विभिन्न आपसी समझौतों का अधिकतम उपयोग करने को लेकर भी प्रतिबद्ध हैं। रक्षा मंत्री ने उम्मीद जताई कि अमेरिकी निर्माता रक्षा क्षेत्र में भारत की उदार विदेश निवेश नीतियों का लाभ उठाएंगे। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत थे कि रक्षा उद्योग में सहयोग के कई अवसर हैं। श्री सिंह ने कहा कि वे अमेरिकी रक्षा मंत्री के साथ मिलकर भारत अमेरिका संबंधों को 21वीं सदी की एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाने के लिए तत्पर हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री का कार्यालय कथित रूप से मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परमबीर सिंह द्वारा भेजे गए हस्ताक्षर रहित पत्र के सत्यापन का प्रयास कर रहा है। मुख्यमंत्री कार्यालय को ये पत्र, जिसे ईमेल आईडी से भेजा गया है, वो भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की सूची में मौजूद परमबीर सिंह की निजी आईडी से अलग है। इसलिए राज्य का गृह विभाग ईमेल का सत्यापन करने और परमबीर सिंह से संपर्क करने के प्रयास कर रहा है। सूत्रों के अनुसार जिस पत्र को श्री सिंह द्वारा भेजा गया बताया जा रहा है वो मुख्यमंत्री से संबंधित है और उस पत्र की प्रतियां उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्रालय के अपर मुख्य सचिव और महाराष्ट्र के राज्यपाल के प्रधान सचिव को भी भेजी गई हैं। पत्र में दावा किया गया है कि राज्य के गृह मंत्री ने मुंबई पुलिस की अपराध सतर्कता शाखा के पूर्व प्रमुख और हाल ही में निलंबित किए गए सहायक निरीक्षक सचिन वाझे को प्रतिमाह 100 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य दिया है। पत्र में परमबीर सिंह और सहायक पुलिस आयुक्त संजय पाटिल के बीच
कुछ एक संदेशों के आदान प्रदान की चर्चा भी की गई है। पत्र में ये दावा भी किया गया है कि श्री परमबीर सिंह गृहमंत्री की गलत कार्यशैलियों के संबंध में पहले ही मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस प्रमुख शरद पवार को अवगत करा चुके थे। राज्य के गृहमंत्री अनिल देशमुख ने पत्र में लगाए गए सभी आरोपों का खंडन किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री से इन आरोपों की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराने का अनुरोध किया है। श्री देशमुख ने दावा किया कि मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक से लदी कार खड़ी करने और मनसुख हिरेन की हत्या का मास्टरमाइंड परमबीर सिंह ही है। उधर राज्य में विपक्ष ने गृहमंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग की है। विपक्षी नेता देवेंद्र फडणवीस ने अनुरोध किया है कि इन आरोपों की जांच किसी केंद्रीय अथवा स्वतंत्र एजेंसी से या अदालत की निगरानी में कराई जाए। इस बीच केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने अनिल देशमुख से इस्तीफे की मांग करते हुए कहा है कि वे इस संबंध में केंद्रीय गृहमंत्री को पत्र लिखेंगे और महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करेंगे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने भी कहा है कि इस प्रकरण से महाराष्ट्र की छवि धूमिल हुई है। श्री ठाकरे ने कहा कि गृहमंत्री अनिल देशमुख को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और मामले की पूरी जांच कराई जानी चाहिए। एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष और महाराष्ट्र के जल संसाधन मंत्री जयंत पाटिल ने कहा है कि राज्य सरकार ने इस मामले में दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। आजादी के अमृत महोत्सव के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा साबरमती से दांडी तक की यात्रा कल भरूच जिले में पहुंच गई। महात्मा गांधी की ऐतिहासिक दांडी यात्रा की तर्ज पर शुरू की गई इस यात्रा में एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा साबरमती आश्रम से 12 मार्च को शुरू की गई दांडी यात्रा का अपने मार्ग पर लोगों द्वारा उत्साह से स्वागत किया जा रहा है। सभी पदयात्रियों को आनंद जिले के कंकापुरा गांधी आश्रम में शॉल और सरदार पटेल की मूर्ति के साथ विदाई दी गई। बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों के साथ दांडी यात्रियों ने कल भरूच जिले में प्रवेश किया। 79 पदयात्रियों ने आनंद जिले के कंकापुरा गांव से भरूच जिले के कारेली गांव तक नाव के माध्यम से महिसागर नदी को पार किया। अब वे नवसारी के दांडी पहुंचने से पहले अगले 8 दिनों तक भरूच जिले के विभिन्न गांवों का दौरा करेंगे। गांव वासियों में देशभक्ति की भावना पैदा करने के अलावा यह यात्रा ग्रामीण लोगों के बीच एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश भी फैला रही है। भरूच जिला प्रशासन द्वारा दांडी यात्रियों के स्वागत के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया था। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ओडिशा के 3 दिन के दौरे पर कल शाम भुवनेश्वर पहुंचे। बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर राज्यपाल गणेशी लाल, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तथा प्रताप चंद्र सारंगी ने उनकी अगवानी की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज सुबह एनआईटी राउरकेला के 18वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। दीक्षांत समारोह के दौरान 3 प्रमुख व्यक्तियों को विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान के लिए डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री से सम्मानित किया जाएगा। ये हैं कुमार मंगलम बिरला, प्रमोद कुमार मिश्रा और सीताकांत महापात्र। राष्ट्रपति राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा संचालित इस्पात जनरल अस्पताल में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन भी करेंगे। 200 बिस्तर के अस्पताल में न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी और नेफ्रोलॉजी आदि की सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं हैं। राष्ट्रपति कोविंद कल पुरी के जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वे कोणार्क सूर्य मंदिर भी जाएंगे। नई दिल्ली लौटने से पहले वे इंडियन ऑयल फाउंडेशन ट्रस्ट के कोणार्क स्थित इंटरप्रिटेशन सेंटर को भी देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। देश में अब तक 4 करोड़ 36 लाख से अधिक लोगों को कोरोना के टीके लगाए गए। मुंबई में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन ने मॉल, रेस्तरां और रेलवे स्टेशनों पर कोरोना जांच के आदेश दिए। उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटकों से भरे वाहन मिलने के सिलसिले में मनसुख हिरेन मौत के मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी करेगी। विपक्ष ने मुंबई पुलिस के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह पर भ्रष्टाचार के आरोपों के संबंध में महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग की। विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश में चुनाव को देखते हुए मतदाताओं को लुभाने के लिए प्रमुख नेताओं का चुनाव प्रचार जारी। प्रधानमंत्री आज असम के बोकाखाट में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय औषध मूल्य प्राधिकरण ने 80 से अधिक दवाओं के मूल्य निर्धारण किए। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ में
इस साल जनवरी माह में 13,36,000 नए कर्मी जुड़े। रेलवे आगामी होली त्योहार के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान कोरोना पॉजिटिव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। और 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के अंतिम मैच में भारत ने इंग्लैंड को हराकर श्रृंखला 3-2 से जीती। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव को देखते हुए विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हैं। इस बीच असम में विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए नामांकन पत्रों की जांच का कार्य जारी है। इस चरण में 309 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए। इस बीच कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र गुवाहाटी में जारी किया। कांग्रेस ने वायदा किया है कि अगर वो सत्ता में आई तो वो नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू नहीं करेगी। पार्टी ने 5 लाख सरकारी तथा 25 लाख प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां देने का वायदा किया है। कृषि ऋण माफ करने की भी घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी आज असम में बोकाखाट में जनसभा को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के कई वरिष्ठ नेता भी रैली में श्री मोदी के साथ रहेंगे। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी भी आज ऊपरी असम में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगी। पुद्दुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार में तेजी आ गई है। केंद्र शासित प्रदेश में 6 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान कराया जाएगा। विधानसभा की 30 सीटें हैं, जिनमें से 5 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में नगर निगमों में नियुक्त राजनेताओं से उनके निर्वाचित कार्यकाल के समाप्त होने के बाद विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया के दौरान कार्य करने से मना किया है। आयोग ने कहा है कि राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति आदर्श आचार संहिता की अवधि के दौरान इन स्थानीय निकायों में प्रशासक और प्रशासकों के बोर्ड के प्रमुख के रूप में कार्य करने के लिए सरकारी अधिकारियों को नियुक्त करेगी। आयोग ने यह भी कहा है कि मुख्य सचिव से अपेक्षा की जाती है कि वे राज्य में सभी अन्य नगर पालिकाओं में एक समान कार्रवाई सुनिश्चित करें। आयोग ने यह भी कहा है कि स्थानीय निकायों में पद पर कार्य कर रहे व्यक्तियों के फैसले की बारीकी से समीक्षा की जाए। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा नियुक्त ऐसे राजनेताओं को हटाने के लिए आयोग से अनुरोध किया था। राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण एनपीपीए ने 81 और दवाओं के मूल्य निर्धारित किए हैं। इनमें पेटेंट की वैधता समाप्त हो चुकी मधुमेह की दवाएं भी शामिल हैं, जिनका उपयोग मधुमेह रोगी कर पाएंगे। प्राधिकरण ने वॉकहार्ट लिमिटेड की इंसुलिन की 200 आईयू प्रति मिलीलीटर वाली सुई और 70% आइसोफेन इंसुलिन ह्यूमन सस्पेंशन के साथ 30% इंसुलिन ह्यूमन इंजेक्शन का खुदरा मूल्य प्रति मिलीलीटर 106 रुपये 65 पैसे निर्धारित किया है। पहले इसकी कीमत 132 रुपये 50 पैसे प्रति मिलीलीटर थी। प्राधिकरण ने टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड की 10 मिलीग्राम प्रासुग्रेल हाइड्रोक्लोराइड के साथ 75 मिलीग्राम वाले एस्प्रिन का मूल्य प्रति कैप्सूल 20 रुपये 16 पैसे निर्धारित किया है। इन दोनों पर जीएसटी अलग से देना होगा। ये कीमतें इस महीने की 17 तारीख से प्रभावी हो गई हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान कोविड-19 की जांच में पॉजिटिव पाए गए हैं। पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री फैसल सुल्तान ने एक ट्वीट में कहा कि 68 वर्षीय इमरान खान घर में पृथकवास में हैं। इमरान खान ने बृहस्पतिवार को चीन में बनी वैक्सीन की पहली डोज ली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इमरान खान के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी 26-27 मार्च को बांग्लादेश यात्रा के दौरान खादी से बने मुजीब जैकेट गणमान्य लोगों की पोशाक होगी। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने इस अवसर के लिए विशेष तौर पर डिजाइन 100 मुजीब जैकेट वहां भेजे हैं। भारतीय उच्चायोग के इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र ने बंगबंधु शेख मुजीब के
जन्म शताब्दी समारोह, बांग्लादेश की स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती और बांग्लादेश और भारत के राजनयिक संबंधों की स्थापना के 50 साल पूरा होने के समारोह में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा से पहले ही वहां 100 मुजीब जैकेट भेजने की मांग की थी। विशेष रूप से डिजाइन किए गए ये मुजीब जैकेट उत्कृष्ट बुनकारी वाले पॉली खादी कपड़े से बने हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने इस वर्ष जनवरी के महीने में 13,36,000 नए अंशधारक जोड़े हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय से भविष्य निधि संगठन के अंतरिम वेतन विवरण में ये जानकारी दी गई है। कोविड-19 महामारी के बावजूद संगठन ने चालू वित्त वर्ष में 62,49,000 अंशधारक शामिल किए। ये आंकड़ा दिसंबर 2020 की तुलना में 24% की बढ़ोतरी दर्शाता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कोविड-19 महामारी के दौरान अंशधारकों को निर्बाध सेवा देने के लिए कई नीतिगत निर्णय लिए, जिनके कारण अंशधारकों की संख्या में वृद्धि हुई है। रेलवे आगामी होली त्योहार के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। ये रेलगाड़ियां दैनिक, साप्ताहिक, सप्ताह में 2 बार और सप्ताह में 3 बार चलेंगी। उत्तर रेलवे ने 18 नई विशेष रेलगाड़ियों के जोड़े चलाने की घोषणा की है। यात्रा के दौरान कोविड-19 से संबंधित सभी नियमों और दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक आशुतोष गंगल ने बताया कि होली के दौरान यात्रियों की भीड़ का होने का अनुमान है, जिसे देखते हुए उत्तर रेलवे ने 21 से 31 मार्च के बीच 18 जोड़ी अतिरिक्त रेलगाड़ियां चलाने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि पूजा विशेष रेलगाड़ियों की अवधि भी बढ़ाई गई है। 1930 में गांधी जी की दांडी यात्रा मनाने के सिलसिले में चल रहे आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में 3 दिन का शहनाई उत्सव आयोजित किया जा रहा है। संगीत नाटक अकादमी और विश्वविद्यालय का संगीत कला और प्रदर्शन संकाय प्रख्यात शहनाई वादक भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की याद में संगीत संध्या आयोजित कर रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जब देश के आजाद होने का ऐलान किया तो उस मंगल अवसर पर लाल किले से बिस्मिल्लाह खान की शहनाई की आवाज ने ये पैगाम दुनिया को सुनाया था। उस्ताद कमरुद्दीन बिस्मिल्लाह खान इकलौते ऐसे शख्स थे जिन्होंने 1950 में पहले गणतंत्र दिवस की शुभ घड़ी को भी अपनी शहनाई के सुरों से यादगार बना दिया था। उसके बाद से लेकर 2006 में इस दुनिया से रुखसत होने तक यानी लगभग 50 बरस से ज्यादा वक्त तक उनकी शहनाई ने लोगों के ज़हनो दिल पर अपना जादू कायम रखा। उनका शहर बनारस अगली 3 शामों तक शहनाई की महफिल के जरिए इस दिग्गज कलाकार को श्रद्धांजलि पेश करेगा। देश के नामचीन शहनाई वादक हर रोज 3 घंटे से ज्यादा वक्त तक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के पंडित ओंकारनाथ ठाकुर सभागार में अपनी प्रस्तुति देंगे। इनमें दिल्ली के दयाशंकर, मुंबई से शैलेश भागवत, कर्नाटक से रुद्रेश भजांत्री और पश्चिम बंगाल से अहमद अब्बास खान के साथ ही दूसरे प्रसिद्ध शहनाई वादक शामिल हैं। आज की शाम दिल्ली के मशहूर शहनाई वादक दयाशंकर की प्रस्तुति से शुरू होगी और बिस्मिल्लाह खान के पोते फतेह अली खान इस शाम का आखिरी कलाम पेश करेंगे। देश में कोरोना संक्रमण के फैलने के बाद से लगभग 1 साल के बाद बनारस में ऐसी संगीत संध्या सजने वाली है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। पेचिंग में भारतीय दूतावास में भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के आयोजन शुरू हो गए हैं। कल विश्व हिंदी दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें चीन के विभिन्न विश्वविद्यालयों में हिंदी का अध्ययन कर रहे चीनी विद्यार्थियों, उनके हिंदी अध्यापकों और भारतीय समुदाय के सदस्यों ने भाग लिया। पेचिंग से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। यह एक सुखद संयोग था कि भारत की आजादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में हुए कार्यक्रम में चीनी सरकार की तरफ से विशिष्ट अतिथि, चीनी शिक्षकगण और हिंदी सीख रहे चीनी विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। साथ ही साथ विश्व हिंदी दिवस का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ, जो कि चीनी विद्यार्थियों की सहूलियत के हिसाब से 20 मार्च को रखा गया था। चीनी शिक्षकों एवं विद्यार्थियों ने भारतीय संस्कृति को समझने के लिए हिंदी को एक सशक्त माध्यम के रूप में बताया। चीन के करीब 17 विश्वविद्यालयों में 500 चीनी छात्र हिंदी की पढ़ाई कर रहे हैं। अंशुमान मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, बीजिंग। 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता के 5वें और अंतिम मैच में कल रात अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत ने इंग्लैंड को 36 रन से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने 5 मैचों की ये श्रृंखला 3-2 से जीत ली है।
भुवनेश्वर कुमार को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया, जबकि विराट कोहली को मैन ऑफ द सीरीज का खिताब मिला। अब दोनों टीमें मंगलवार को शुरू हो रही 3 मैचों की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला में आमने सामने होंगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं रवि। धन्यवाद विशाल। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह के आरोप आज के सभी समाचार पत्रों के पहले पन्ने पर हैं। हिंदुस्तान की सुर्खी है, महाराष्ट्र के गृह मंत्री पर 100 करोड़ की उगाही का आरोप, राज्य की सियासत गरमाई। राष्ट्रीय सहारा के शब्द हैं, परमबीर के लेटर बम से भुचाल। भाजपा बोली, उद्धव सरकार को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं। देश में कोरोना संक्रमण के मामले फिर बढ़ने को भी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से दिया है। जनसत्ता का कहना है, कोविड-19 से राहत नहीं, लगातार बढ़ रहे मामले। बकौल नवभारत टाइम्स, महाराष्ट्र समेत 8 राज्यों में रोज बढ़ रहा कोरोना। राष्ट्रीय सहारा ने खबर दी है, 10 महीने तक सुरक्षा देने में सक्षम है कोरोना टीका। पत्र ने एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया के बयान को दिया है, सामने नहीं आया टीके का कोई बड़ा दुष्प्रभाव। मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना पर केंद्र की रोक के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा योजना के नाम में संशोधन के फैसले को हरिभूमि ने बॉक्स में दिया है। पब्लिक प्लेस पर मोबाइल चार्जिंग से बचें, सेंध लगाने को तैयार बैठे हैं साइबर क्रिमिनल। नवभारत टाइम्स ने इसे देते हुए लिखा है, एयरपोर्ट, रेलवे, बस अड्डों पर हैकिंग का खतरा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में अब तक 4 करोड़ 36 लाख से अधिक लोगों को कोरोना के टीके लगाए गए। मुंबई में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन ने मॉल, रेस्तरां और रेलवे स्टेशनों पर कोरोना जांच के आदेश दिए। उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटकों से भरे वाहन के सिलसिले में मनसुख हिरेन मौत के मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी करेगी। विपक्ष ने मुंबई पुलिस के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों के संबंध में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग की। विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव को देखते हुए मतदाताओं को लुभाने के लिए प्रमुख नेताओं द्वारा चुनाव प्रचार जारी। प्रधानमंत्री आज असम के बोकाखाट में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। और राष्ट्रीय औषध मूल्य प्राधिकरण ने 80 से अधिक दवाओं के मूल्य निर्धारित किए। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।